हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन 1, इंट्रोडक्शन। Microbiology is the branch of science in which we study a small living organism which are less than 1 micron in size and cannot be seen with our naked eyes. माइक्रोबायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि लेस देन 1 माइक्रोन होता है, मतलब 1 माइक्रोन से भी छोटा, जिसको कि हम अपनी खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वी यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी देम। हम उसमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं उनको देखने के लिए। बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी किन किन शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी किन किन 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है साइंस। माइक्रो मतलब स्मॉल, जैसा कि हमने पढ़ा था और हमें आइडिया भी है। बायो का मतलब लाइफ, ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ 3 साइंटिस्ट के नाम मुख्य रूप से देखने को हमें मिल रहे हैं इंटरफेस पे। एरिस्टोटल, रोगर बैगम 13th सेंचुरी, एंड रोमन लुइनहॉक जो कि 1632 to 723 है। ठीक, आइए यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एरिस्टोटल, रोगर बैगन एंड एंटोन वन लुइनहॉक, ये मुख्य 3 साइंटिस्ट हैं। एरिस्टोटल, नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड गेव द फर्स्ट आइडिया अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया दिए थे। ठीक, अब रोगर बैगन के बारे में जानेंगे। गेव द टर्म डिजीज काउज ड्यू टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर्स इन आवर बॉडी, इंटर्स द बॉडी एंड मेक अस सिक। एक टर्म दिए डिजीज। ठीक, और हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है और हमें बीमार पड़ता है। ठीक, डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, डिस प्लस इजीज। फीलिंग ऑफ अनकम्फर्टनेस को डिजीज बोला जाता है। मतलब कि जब हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं तो हमें डिजीज होता है, ऐसा डिस प्लस इज डिजीज, ऐसा मैं जानता हूँ। एंटोन वन लुइनहॉक के बारे में जानेंगे। ठीक, फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो देखते थे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पहले भी पढ़े हैं, लेस दैन 1 माइक्रोन, जो कि 1 माइक्रोन से भी छोटा है। ठीक, और हम उनको खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो एंटोन लुइनहॉक यहाँ पे देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से ये उन्हें देखते थे। ठीक, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया का डिस्कवर्ड किए, यीस्ट का डिस्कवर्ड किए, और प्रोटिस्ट का डिस्कवर्ड किए। ये ऑल्सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हें भी कहते हैं। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक, यहाँ पे मुख्य रूप से 4 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब 4 साइंटिस्टों के नाम ठीक हैं: लुइस पास्चर, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में हम देखेंगे यहाँ पे कि मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर में आता है। ठीक है, ओके। तो लुइस पास्चर it is present in 1822 to 1895, gave the term microbiology, also called the father of microbiology, developed the germ theory of disease, introduced sterilization techniques to earn pasteurization of milk 62.8 degrees Celsius for the 30 minutes to kill all microbes। ये यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये टर्म दिए एक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जिनको माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से खिताब दिया गया, इन्हें जाना जाता है। ठीक है, डेवलप द टर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इंट्रोड्यूस्ड स्टेलाइजेशन टेक्निक्स। स्टेलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या स्टेलाइजेशन टेक्निक्स होते हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं। और पॉस्चराइजेशन मिल्क पॉस्चराइजेशन के बारे में बताया। और ये मिल्क के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं और जिनको कि पॉस्चराइजेशन करके 30 मिनट पॉस्चराइजेशन लगता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है उसका टेम्परेचर। और पॉस्चराइजेशन के थ्रू जो जितना बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होता है उसके अंदर, वो डेड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड जैसे प्लिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ 27 to 1912 गेव द कॉन्सेप्ट यूजिंग एंटीसेप्टिक्स बिफोर सर्जरी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हम एंटीसेप्टिक्स बिफोर सर्जरी, इंस्ट्रक्टेड सर्जन्स टू वियर क्लीन ग्लव्स एंड वॉश हैंड्स बिफोर सर्जरी। ओके, गेव द टर्म एंटीसेप्टिक, गेव द कंसेप्ट यूजिंग एंटीसेप्टिक्स बिफोर सर्जरी। अब हॉस्पिटल में जो लोग गए होंगे, विजिट किए होंगे कभी ना कभी, तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये सीन करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये एंटीसेप्टिक्स जो है सर्जन्स वगैरह सब जो है यूज़ करते हैं सर्जरी के बिफोर। और ये सर्जन्स को जागरूकता किए, मतलब उसके बारे में लोग को वो किए, मतलब लोगों को बताए, लोग को एडवाइस किए, मेडिकल को और एडवांस्ड किए कि जो है आप बिफोर सर्जरी जो है अपने आप को क्लीननेस के प्रति जो है बताए कि एंटीसेप्टिक्स ऐसे यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए एनारोब्स बैक्टीरिया जितने सारे हैं डिजीज़ फ्री रहेगा आपका जो है हाथ। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताया। ठीक, आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक, विच इज़ प्रेजेंट इन 1881 to 1955। ठीक, डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन 1928 सॉरी। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स सर्च किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन सी चीज़ से, इसका वेक्टर पॉजिटिव एजेंट कहाँ है, वेक्टर क्या है, कहाँ से हम इसको लाएं, तो फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत होगी फंगस नोटाटम। अब यहाँ से क्वेश्चन भी हमें बन सकता है कि पेनिसिलिन क्या चीज़ से आया, तो ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत होगी कि फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1945। अब इनके लिए इन्हें सम्मान किया गया नोबेल प्राइज़ से 1945 में। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में अब ये डिस्कवरी ऑफ वायरस हुआ उस टाइम में। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जैसे जैसे आया 1900 एरा की बात है, जब अभी प्रेजेंट चल रहा है, 1900 सदन की बात है, प्रेजेंट अभी जो है प्रेजेंट में अभी जो जनरेशन के अभी के टाइम में डिस्कवरी ऑफ वायरसेस हुआ, बहुत प्रकार का एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चला, वैक्सीन के बारे में डिस्कवरी चल रही है, मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में हो रही है रिसर्च, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के बारे में हो रही है, इम्यूनोलॉजी के बारे में हो रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लोगों को पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक, हर एक चीज़ का लाइफ में कोई ना कोई स्कोप होता है कि इस चीज़ को पढ़ने का क्या स्कोप हुआ। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी के यहाँ पे स्कोप है, सब डिविजन्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सब डिवीज़न है। ठीक, तो पहला है ये बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। अब जैसे कि माइकोडर्मा ये सब हो गया। अब जैसे कि माइकोडर्मा जब जैसे ही माइको आ जाएगा वहाँ पे माइकोलॉजी के बारे में, जैसे कि अपन ये भी देखते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ये केटोल जेड, डर्मा साबुन, ये डर्मा सोप, ये डर्मा से रिलेटेड जो भी हो गया, ये फंजाई के फंगल इन्फेक्शन ही ये दूर करता है उससे, या उसी में फंगस से ही रिलेटेड होगा तब डर्मा का ये चीज़ आता है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में इसमें जानेंगे। इम्यूनिटी अब देखेंगे कि जब कोरोना टाइम था तो कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बीमार पड़ गए, इम्यूनिटी उनका वीक था, बीमार पड़ गया। जिनका इम्यूनिटी बूस्ट था, जो मजबूत थे अंदर से, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बहुत अब सर्वाइव कर पाए उस टाइम में, खुद को बैलेंस कर पाए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसमें कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल्स माइक्रोबायोलॉजी, ड्रग कंट्रोल एंड कंटामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
अब नेक्स्ट इंटरफेस इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस, जिसमें कि 5 सब डिवीज़न है और इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स। पब्लिक हेल्थ के को कैसे एडवांस किया जाएगा, कैसे उसको डे बाय डे इन्हेंस किया जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ को लेकर के कैसे उसको जो है उससे प्रिवेंट किया जाए, बचाव किया जाए, उसके बारे में समझा जाए, समझने की प्रयास करेंगे। तीसरा टेक्नोलॉजीज़, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोडक्ट, नया टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। चौथा इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। जैसे कि फूड जो है बहुत ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करते हैं, तो इसके थ्रू हम जो है फूड ज़्यादा लंबा समय तक प्रिजर्व भी कर पाएंगे। इस पर अगर हम जो है इसका एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर हम इसमें एडवांस और डीप जाएँ तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करें। और चौथा पाँचवा एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जो है एडवांसमेंट मिलेगा, और फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल जैसे कि मेडिसिनल लाइन में। कंक्लूज़न, अब यहाँ पे आएंगे दोस्तों कंक्लूज़न पे। कंक्लूज़न देखेंगे, कंक्लूज़न क्या कहता है ये कंक्लूज़न। माइक्रोबायोलॉजी हैज़ अ वास्ट स्कोप एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है डिस्टर्बेंस के लिए। क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ एंड एडवांसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस है और बहुत ही अहम भूमिका ये निभाता है, और एक ह्यूमन लाइफ में मतलब डे बाय डे इसको हम लोग को इसमें जो है डीप नॉलेज एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता है। इसके ऊपर जो है थिंकिंग करना चाहिए, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और इसको जो है एकदम तह तक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना चाहिए कि इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, उसके बारे में। और मेडिकल में है तो क्या एडवांटेज है, जैसा कि आपने 5 पॉइंट पढ़ा। एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या एस्पेक्ट्स हो सकता है ह्यूमन लाइफ में, इसमें फूड टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, इस पर हमारे डेली लाइफ स्टाइल पे क्या हो सकता है, हमारे सैनिटाइजेशन पे क्या हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो है ये क्या नाम है, इस इंटरफेस पे हमने पढ़ा हुआ था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, एक सेकेंड। एंटीसेप्टिक्स, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने बताया था ना कॉन्सेप्ट, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसेप्टिक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे एंटीसेप्टिक्स, मैंने बोला भी था कि इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग एंटीसेप्टिक्स बिफोर सर्जरी, इंस्ट्रक्टेड सर्जन्स टू वियर क्लीन ग्लोव्स। अगर ये कंक्लूज़न क्या कहता है कि मतलब ओवरऑल जो हम पढ़े मतलब क्या उसका ये है, तो मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि मेडिकल एडवांसमेंट रहेगा अगर इसके अंदर हम अगर और डीप नॉलेज रखेंगे, एक मेडिकल तरीक़ा से इसको सोचें, अगर इसके टेक्नोलॉजी पे जाएं तो ये हमें पता चलेगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यूजिंग एंटीसेप्टिक्स बिफोर सर्जरी, इंस्ट्रक्टेड सर्जन्स टू वियर क्लीन ग्लोव्स, तो इसका ये भी एक मेडिकल लाइन में जो है यूज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मुझसे जितना हो पाया मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से पढ़ाने की। थैंक्स टेबल ट्यूटोरियल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइज।